संस्कृतम भारतम के अंतर्गत तर्क भाषा के अध्ययन क्रम में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आप सभी महानुभाव बड़े मनोयोग से तर्क भाषा जैसे दुरूह शास्त्रीय ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तथा अपनी सम्मतियां देकर हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। ये जो तर्क भाषा का क्रम यहां पर चल रहा है, मैं कुछ और भी चाहता हूं। इसके अलावा जो मैं अध्यापन यहां पर कर रहा हूं उसमें मैं देखता हूं कि संवाद नहीं हो पा रहा है। संवाद होने का हमारा अर्थ यह है कि मैं बोलूं और आप उस विषय में कोई प्रश्न करें साथ साथ। तो आप मेरा उत्साह तो बढ़ाते हैं और सम्मतियां भी देते हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि संवाद स्थापित हो। इसलिए मैं जिस विषय को या जिस बात को बहुत प्रमुखता से बताना चाहता हूं, जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, उसको मैं अभी यानी 5 मिनट शुरू में मैं चाहता हूं कि आपसे पूछ लूं। और मेरा विश्वास है कि मैं जब कोई बात पूछूंगा तो आप 5 सेकंड में कोई ना कोई उत्तर लिख देंगे, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं ये समझूं कि वो बात उतनी स्पष्ट हो गई पूरी तरह। तो मैं कोशिश करता हूं इस प्रकार। अभी प्रत्यक्ष का प्रसंग चल रहा है और उसके संबंध में मैंने बहुत सी बातें कल बता दी हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष में कौन से 2 शब्द हैं, किन 2 शब्दों से मिलकर प्रत्यक्ष बना है। आप 5 सेकंड में लिख के बता पाएंगे? 5 सेकंड रुकूंगा और आप कोई बताएं कि प्रत्यक्ष शब्द कौन से 2 शब्दों से मिलकर बना है। खैर कोई बात नहीं, अभी कोई ऐसा लिखित नहीं आया। मैंने कल बताया था कि प्रत्यक्ष शब्द प्रति और अक्ष इन शब्दों से मिलकर बना है। वैसे सामान्यतया कुछ लोग अक्षी शब्द बता देते हैं यहां पर। तो अगर इस प्रसंग में अक्षी शब्द से बनेगा तो न्यायशास्त्र में प्रत्यक्ष शब्द का जो अर्थ है वो छोटा हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि प्रत्यक्ष शब्द प्रति और अक्ष इस शब्द से बनता है। वैसे अक्षी शब्द से भी है साहित्य शास्त्र में। हां, इन्होंने राजधर मिश्र जी ने बताया प्रति अक्ष से मिलकर बना है। हां, जादौन साहब ने भी बताया प्रति अक्ष। धन्यवाद, आपने प्रति अक्ष बताया, बहुत अच्छा बताया आपने। मैं ये कह रहा था कि साहित्य शास्त्र में प्रति और अक्षी से भी बना है। प्रति और अक्षी, अक्षी का मतलब आंखें, इससे भी बना है। तो वहां पर प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ सीमित होता है, छोटा हो जाता है। कालिदास ने शाकुंतल में कहा कि प्रत्यक्षाभि प्रसन्न तनुभिरवतु वह ताभिरष्टाभिरीश। तो यहां पर प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ मेरी आंखों के सामने यह है। यहां पर अक्षी शब्द है। यहां पर प्रत्यक्ष शब्द का विग्रह करते हुए आपने कोश में लिखा कि अक्षणों प्रति, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां पर इसका अर्थ आंखों के सामने है। प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रसन्न। आंखों के सामने आने वाली जो पृथ्वी जल इत्यादि तनु अर्थात ईश्वर की मूर्तियां हैं, वे हमारा कल्याण करें, यह इस श्लोक का अर्थ है। तो यहां पर अक्षी शब्द का प्रयोग है, मेरे आंखों के सामने। तो प्रत्यक्षाभि प्रपन्ना में साहित्य शास्त्र में अक्षी शब्द है। मगर हम यहां पर जब प्रत्यक्ष का प्रयोग करते हैं तो अगर अक्षी को रखेंगे तब तो उसका अर्थ होगा केवल चाक्षुष सन्निकर्ष। मगर हमारा यहां पर सन्निकर्ष व्यापक है। हम यहां पर चाक्षुष को भी कहना चाहते हैं, घ्राणज को भी, रासन को भी, अन्य सभी प्रत्यक्षों को यहां पर कहना चाहते हैं। इसलिए यहां पर अक्षी शब्द नहीं परंतु अक्ष शब्द है। और अक्ष शब्द है, इसका अर्थ इंद्रिय होता है। इस बात का प्रमाण मैंने दिया था
कि लिंगानुशासन में अक्षम इंद्रिय सूत्र कहा गया है और उसमें कहा है कि इंद्रिय अर्थ में अक्ष शब्द नपुंसकलिंग होता है। इससे स्पष्ट हुआ कि अक्ष शब्द का अस्तित्व है। वेद में अक्ष शब्द पासे के लिए आता था और अन्य अर्थों में आता था, परंतु यहां पर लिंगानुशासन के प्रमाण के अनुसार अक्ष शब्द इंद्रिय मात्र के अर्थ के लिए है। तो जब हम इंद्रिय मात्र अर्थ लगा लेते हैं तो जितने भी प्रकार के प्रत्यक्ष सब के सब सम्मिलित हो जाते हैं। तो चाक्षुष प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, घ्राणज प्रत्यक्ष सब के सब इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए यहां पर न्याय शास्त्र में प्रत्यक्ष के प्रयोग के समय अक्ष शब्द है और इसका प्रमाण मैंने दे दिया। और यह प्रत्यक्ष शब्द से कभी तो इंद्रियां प्रमाण कही जाती हैं और कभी प्रत्यक्ष का मतलब होता है ज्ञान। मैंने कल यह भी बताया था कि प्रत्यक्ष के दो अर्थ होते हैं। प्रत्यक्ष माने करण अर्थात जो ज्ञान का साधन हो, और फल, फल माने ज्ञान ही। तो करण और फल इन दोनों के लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। तो करण के लिए न्याय वात्स्यायन भाष्य में विग्रह भिन्न प्रकार का दिया है। उसमें लिखा है कि अक्षस्य प्रति विषय वृत्ति, यह वहां पर अर्थ है। और ज्ञान के अर्थ में अक्षम प्रतीत्य उत्पद्यते इति प्रत्यक्षम। ये दोनों सोने जैसी बात मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि टीकाओं में ये ऐसा कहीं कहीं प्रश्न किया है कि प्रत्यक्ष कहा है परंतु यहां पर तो अक्षी माने आंखें होता है, तो प्रत्यक्ष से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कैसे लिए जाएंगे, ऐसा प्रश्न टीकाओं में किया हुआ है। मैंने उन टीकाकारों का नाम नहीं लूंगा, परंतु इस प्रकार का टीकाकारों ने भी इस प्रकार का संदेह व्यक्त किया है। इसलिए मैं विशेष रूप से कह देना चाहता हूं आपके रिसर्च करने वाले लोगों के लिए कि अक्ष माने इंद्रिय है और करण के अर्थ में और ज्ञान के अर्थ में अलग अलग प्रकार के विग्रह हैं। करण के अर्थ में जो विग्रह है वो न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य में लिखा हुआ है, और ज्ञान के अर्थ में जो विग्रह है वो प्रशस्तवाद भाष्य में लिखा हुआ है। तो दोनों के अनुसार ये भिन्न भिन्न अर्थों में उपलब्ध होता है। तो ये बात मैंने कल कही थी, मैं इसको फिर से अंडरलाइन करना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको ये बातें कही। तो आगे हम अपनी बात पर आते हैं। इसमें कहा हुआ है कि प्रत्यक्ष के समय इंद्रियां करण कब होती हैं, तो उसका जवाब दिया कि जब यथार्थ अनुभव फल उत्पन्न होता है तो इंद्रियां करण होती हैं। अगर यथार्थ अनुभव रूप निर्विकल्पक रूप फल उत्पन्न होता है, निर्विकल्पक ज्ञान रूप फल उत्पन्न होता है तो इंद्रियां करण होती हैं। और इंद्रियां करण इसलिए होती हैं क्योंकि इंद्रियां विषय के साथ संयुक्त होती हैं। बिना विषय के साथ संयुक्त हुए तो अनुभव हो नहीं सकता, इसलिए इंद्रियां करण हैं और निर्विकल्पक ज्ञान रूप फल है। जिसमें लिखा है कि जब अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय के साथ निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है तो उस दशा में इंद्रियां करण होती हैं। इसका मैंने विग्रह व्याख्या कर दी थी। यथा ज्ञानस्य इंद्रियम करणम छिदाया परशु, जैसे कि ज्ञान का इंद्रियकरण है, जैसे कि छिदा का परशु करण है। इसमें इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अवांतर व्यापार, छिदाकरण से परशु रिव दारु संयोग। जिस प्रकार से परशु करण है और छिदा फल है और उसके बीच में अवांतर व्यापार है, उसका उठाना गिराना, उत्थापन निपातन, ये उसका अवांतर व्यापार है। तो इस प्रकार से यहां पर यह काम होता है। यहां पर इन्होंने तीन बातों का वर्णन किया, एक तो कारण और दूसरे अवांतर व्यापार और तीसरा फल। इन तीन बातों का वर्णन किया। मैं फिर से कहूं, पहले तो कारण और दूसरा अवांतर व्यापार और इसके पश्चात फल, इन तीन बातों का वर्णन किया। तो यहां पर अवांतर व्यापार किसे कहते हैं ये आगे उसका लक्षण देने वाले हैं, ये आगे लक्षण बताने वाले हैं। परंतु मैं पहले से थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो अवांतर व्यापार का मतलब है कारण और फल के बीच में होने वाला है, कारण और फल के मध्य में होने वाला, यह अवांतर व्यापार है।
तो मध्य में होने वाला होता है, सबसे पहले कारण होता है, सबसे बाद फल होता है, और बीच में अवांतर व्यापार होता है। माने 1 2 3 करके कहूं मैं, 1 2 3 करके, नंबर 1 कारण, नंबर 2 व्यापार, और नंबर 3 फल। इस प्रकार से कारण, व्यापार और फल, ये 3 बातें इसमें कही गई हैं। तो इसका जो लक्षण दिया गया है वो थोड़ा ज्यादा कठिन दे दिया गया है। मैंने जिस आसान ढंग से आपको बातें बताई उसका लक्षण उतना आसान नहीं, थोड़ा ज्यादा कठिन बन गया है। तो पहले हम तत्व को समझ लें, उसके बाद उसके लक्षण को समझ लेते हैं। कारण, व्यापार, फल। नंबर 1 कारण, नंबर 2 व्यापार, नंबर 3 फल। तो बीच में क्या आया? बीच में व्यापार आया। इसलिए हम कहेंगे कि कारण और फल के बीच में होने वाला, कारण और फल के जो बीच में हो उसको व्यापार कहते हैं। और इस बात को प्रकट करने के लिए इन्होंने जो लक्षण दिया वो है तज्जन्य, तज्जन्य जनकः, अवांतर व्यापार। तज्जन्य माने उससे उत्पन्न होने वाला हो और उससे उत्पन्न होने वाले का जनक भी हो। 2 बातें कहीं, उससे उत्पन्न होने वाला हो और उससे उत्पन्न होने वाले का जनक भी हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यापार होगा उसमें दोनों बातें पाई जाती हैं, जन्य भी और जनक भी। जो व्यापार होगा उसमें दोनों बातें कौन कौन सी? जन्य भी और जनक भी। ऐसा होता है संबंधी शब्दों में, ऐसा होता है संबंधी शब्दों में। मान लीजिए दादा है और पिता है और पुत्र है। नंबर 1 दादा माने पितामह, और उसके पश्चात पिता, और उसके पश्चात पुत्र, ये 3 हैं। तो पहले वाला जो पितामह है नंबर 1, वो क्या है? वो तो केवल मात्र पिता ही है। और नंबर 3 में जो पुत्र है वो क्या है? वो तो केवल जन्य ही है। नंबर 1 वाला केवल मात्र जनक है, नंबर 3 वाला केवल मात्र जन्य है, और नंबर 2 वाला ये जन्य भी है और जनक भी है। मेरी बातें आप सुन रहे हैं? नंबर 1 वाला केवल जनक है, नंबर 3 वाला केवल जन्य है, और नंबर 2 वाला जन्य भी है और जनक भी है। दोनों है वो। क्यों? क्योंकि पितामह से उत्पन्न हुआ है, तो पितामह से उत्पन्न होने के कारण से वो जो है वो जन्य है, और पुत्र को उत्पन्न किया है इसलिए वो जनक भी है। तो इसमें नंबर 2 वाले में दोनों चीजें मिल जाती हैं। गणित में एक प्रश्न पूछा जाता है, आपको बताऊं, गणित में एक प्रश्न पूछा जाता है, उसमें कहा है कि 2 पिता और 2 पुत्र थे और 3 संतरे थे, बिना काटे हुए बिना तोड़े हुए उनको बराबर बराबर बांट दिए। आप बताएंगे कैसे? आप बताएंगे कैसे? कोई आप इतने जने सुन रहे हैं, लिख के बताइए ना। 2 पिता थे और 2 पुत्र थे और 3 संतरे थे, तो 3 संतरे उनमें बिना काटे हुए बराबर बराबर बांट दिए गए। 2 पिता थे, 2 पुत्र थे। कैसे संभव होगा? संभव यूं होगा कि पहला वाला तो केवल पिता है और तीसरा वाला केवल पुत्र है, और दूसरा वाला पिता भी है पुत्र भी है। तो नंबर 2 पिता हो गया और नंबर 1 पिता हो गया, 1 और 2 पिता हो गया। और पुत्र में नंबर 2 पुत्र हो गया और नंबर 3 पुत्र हो गया, तो 2 पुत्र हो गए। तो 2 पिता हो गए और 2 पुत्र हो गए, और संतरे या 3 थे, बट गए आपस में। तो मैं ये कह रहा था कि जो संबंधी शब्द होते हैं उनमें ऐसा ही होता है, संबंधी शब्दों में इसी तरह की अवस्थिति होती है। तो यहां पर कहा तज्जन्य, तज्जन्य जनकः, अर्थात तत् से उत्पन्न होने वाला। कौन? व्यापार। तत् माने कौन? जो कारण है, कारण से उत्पन्न होने वाला। तो जो व्यापार है कारण से उत्पन्न हुआ है तो तज्जन्य हो गया। व्यापार कारण से उत्पन्न हुआ है इसलिए तज्जन्य हो गया। उसके बाद कहते हैं तज्जन्य जनकः, अर्थात तत् माने नंबर 1 के कारण से उत्पन्न होने वाला जो नंबर 3 फल,
उस फल को उत्पन्न करने वाला भी व्यापार है। व्यापार दो काम करता है, व्यापार कारण से उत्पन्न भी होता है और फल को उत्पन्न भी करता है। कारण से उत्पन्न भी होता है इसलिए जन्य है, और फल को उत्पन्न करता है इसलिए जनक है। तो इस प्रकार से वो जन्य भी हो गया और जनक भी हो गया। कौन कौन? जो व्यापार है वो जन्य भी हो गया और जनक भी हो गया। हाँ, अब आप लोग बहुत अच्छा सम्मतियां दे रहे हैं, मुझे प्रसन्नता हो रही है। आप अवश्य छोटी छोटी सम्मतियां अवश्य दिया करिए। संवाद बनना चाहिए, संवाद बनना बहुत जरूरी है, और जो बातें आएंगी मैं आपको कहता भी रहूंगा। तो यहां पर जो व्यापार है वो उससे जन्य भी है और उसका जनक भी है, इसलिए कहा तज्जन्य तज्जन्य जनक। मेरा ख्याल है अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो व्यापार है वो जन्य भी है और जनक भी है। नंबर 2 वाला व्यापार एक की दृष्टि से जन्य है, दूसरे की दृष्टि से जनक है। तो जन्य और जनक दोनों जिसमें पा लिया जाए, संबंधी शब्द होने कारण से जन्य भाव और जनक भाव दोनों प्राप्त कर लिए जाएं, उसको व्यापार कहा जाता है। यह व्यापार का लक्षण इसमें कहा है। आगे ये कहते हैं कदा पुनः इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करणम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण कब होता है? अच्छा, तो फिर ऐसा है कि हम पहले वो जो सरणी है ना, क्रम, ये आपको बता देते हैं। देखिए, नंबर 1 कारण, नंबर 1 इंद्रिय, आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। नंबर 1 इंद्रिय, उसके बाद नंबर 2 इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और नंबर 3 निर्विकल्पक ज्ञान, और नंबर 4 सविकल्पक ज्ञान, और नंबर 5 हान उपादान अपेक्षा बुद्धि। 5 चीजें मैंने बताई। कौन कौन सी? नंबर 1 इंद्रियां कारण, नंबर 2 इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, नंबर 3 निर्विकल्पक ज्ञान, नंबर 4 सविकल्पक ज्ञान, नंबर 5 हान उपादान अपेक्षा बुद्धि। 5 चीजें हैं। तो जब नंबर से 1 से लेंगे तो नंबर 3 फल हो जाएगा, जब नंबर 2 से लेंगे तो नंबर 4 फल हो जाएगा, जब नंबर 3 से लेंगे तो नंबर 5 फल हो जाएगा। आप अवगम कर रहे हैं कि नहीं? ये बात स्पष्ट है ना? जब नंबर 1 से लेंगे तो नंबर 3 फल हो जाएगा, और जब नंबर 2 से लेंगे तो आप बताइए, जब नंबर 2 से लेंगे तो नंबर 4 फल हो जाएगा, क्योंकि एक को छोड़ देना बीच में तो व्यापार है। नंबर 2 से लेंगे तो नंबर 4 फल हो जाएगा, और नंबर 3 से लेंगे तो नंबर 5 फल हो जाएगा। हैं? इस प्रकार से तज्जन्य जनकत्व आ जाता है। 1 कहेंगे तो 3, 2 कहेंगे तो 4, 3 कहेंगे तो 5। अगर 1 करण है तो 3 फल है, 2 करण है तो 4 फल है, 3 करण है तो 5 फल है, बीच वाला व्यापार। तो इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है, यदा पुनः निर्विकल्पकानंतरम सविकल्पकम नाम जात्यादि योजनात्मकम डित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम इति विशेषण विशेष्य अवगाही ज्ञानम उत्पद्यते तथा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करणम। तो अगर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को करण बनाएंगे तो निर्विकल्पकम ज्ञानम अवांतर व्यापार, और सविकल्पकम ज्ञानम फलम। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बाद निर्विकल्पक ज्ञान आता है, उसके बाद सविकल्पक ज्ञान आता है, तो ये फल हो गया। ये बात स्पष्ट हो गई। निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान के विषय में मैं कल बता चुका हूं, फिर से स्पष्ट करता हूं कि ऐसा होता है कि पहले प्रथम क्षण में एक ऐसा ज्ञान होता है कि बस कुछ है जरा सा, और तत्काल फिर कुछ न कुछ समझ में आ जाता है कि हाँ ये है। तो पहले क्षण में जो ये लगता है ना कि हाँ कुछ है, तो उसको ये लोग निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं। और उसका इन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे बाल मुख आदि। तो मैंने भी उसको समझाने के लिए कहा था बाल मुख आदि को। जैसे कि मान लीजिए यहां पर अब ये पुस्तक है ना मेरे पास, इस पुस्तक के सामने लिखा हुआ है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, पहले पर र त फिर य फिर क्ष, प्रत्यक्ष लिखा हुआ है। मगर मैं अगर इस शब्द को बच्चे को दिखा दूं जिसको पढ़ना नहीं आता, तो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि कुछ लाइनें हैं जो कि कुछ सीधी हैं, कुछ लंबी हैं, कुछ चौड़ी हैं, और कुछ अर्ध वर्गाकार हैं, इस प्रकार की लाइनें पड़ी हुई हैं। तो एक ये बोध हुआ। तो जो ये बोध हुआ ना मात्र लाइनें हैं,
तो ये एक सामान्य बोध है। और अगर प्रत्यक्ष के सामने एक चींटी चल जाए, चींटी, तो चींटी अपने मन में क्या सोचती होगी मालूम है? वो कुछ काले काले बूंदों का पहाड़ है, और पा से शुरू किया, पा की जो डंडी है ना, डंडी शुरू किया तो आगे बूंदों का पहाड़ है, ऐसा वो समझेगी चींटी है। तो जो सामान्य बुद्धि से बात समझ में आती है, एक सामान्य रेखा, एक सामान्य वर्ग, तो ये जो चीज है वो निर्विकल्पक के अंतर्गत आती है। और उसके बाद मैं पूरा समझ लूं कि ये तो प्रत्यक्ष शब्द है, इसका मतलब ये होता है ये काम करता है, उसको बोलते हैं सविकल्पक ज्ञान। सांख्य में वाचस्पति मिश्र हुए ना, वाचस्पति मिश्र ने बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिए है ना। वो तो तर्क पंचानन थे ना भाई, तर्क पंचानन, तर्क में शेर सिंह के समान थे वाचस्पति मिश्र। इतना बड़ा विद्वान, महाविद्वान, दर्शन शास्त्र का तो कोई हुआ ही नहीं, इतना बड़ा विद्वान वाचस्पति मिश्र है। तो वाचस्पति मिश्र ने एक उदाहरण लिखा, और उदाहरण लिखा कि वो अमावस की रात है और एकदम घना अंधेरा है बिल्कुल, और कोई आदमी जंगल में, कुटिया में, एकदम एकांत में अलग में बैठा हुआ है, और उस समय में एक बिजली चमकी, उस समय बिजली चमकी। तो बिजली जानते हैं आज के आधुनिक विज्ञान के लोग क्या कहते हैं? 1 सेकंड के सहस्रवें अंश में बिजली चमक जाती है और खत्म हो जाती है। 1 सेकंड का 1000वां अंश, 1/1000 अंश में बिजली आती है और खत्म हो जाती है, इतना कम। हमारे संस्कृत में पाणिनि ने लिखा आकालिकी विद्युत। आकालिकी माने उन्होंने शुद्ध लिखा आकालिक डाद्यंत वचने। उसका मतलब आकालिक उसको कहते हैं जिसका आदि पता भी न चले और अंत पता भी न चले। कब शुरुआत हुई मालूम नहीं चला कि अंत हो गया, कब अंत का पता नहीं चला कि आदि हो चुका था। तो आद्यंत वचन जब हो उसमें अकालिकी शब्द का प्रयोग होता है। ये बात पाणिनि कहते हैं, और आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि 1 सेकंड के 1000वें अंश में आके समाप्त हो जाती है। तो उतनी देर के समय में बिजली चमकी, और बिजली चमकने पर उसको ये लगा सामने कि कुछ रेखाएं, कुछ काली काली और चितकबरी रेखाओं और धब्बों वाला कोई आकृति है, और उसके इस प्रकार से अंश है, मतलब उसका रंग ही प्रतीत हुआ। इसी प्रकार के अंश इन संस्थानों में फैले हुए हैं, इत्यादि बातें उसको मालूम है। और बाद में उसने अनुभव किया कि इस प्रकार के चितकबरे धब्बे वाला और इस प्रकार की रेखाओं वाला तो चीता होता है, और जो चीता होता है ना वो बहुत जोर से मारता है और एकदम वध भी कर देता है। तो उसने कहा कि भागो यहां से। तो वाचस्पति मिश्र ने उस उदाहरण को देखते हुए लिखा है कि जो उसको धब्बे और कालिमा प्रतीत हुई ना, वो क्या था? वो निर्विकल्पक ज्ञान था। और उसके पश्चात जो ये प्रतीत हुआ कि इस धब्बे वाला चीता होता है, ये क्या था? ये सविकल्पक ज्ञान था। और इसके पश्चात जब उसने ये सोचा कि भाग चलो यहां से, तो ये क्या हो गया? ये अध्यवसाय हो गया, अध्यवसायु बुद्धि। सांख्य में कहा है अध्यवसायु बुद्धि। तो ये अध्यवसाय हो गया और ये निश्चय हो गया। तो ये चीज क्रम से होती है, पहले निर्विकल्पक, फिर सविकल्पक और फिर अध्यवसाय। ऐसा अन्य दर्शन के विद्वानों ने भी बताया है। तो ये बात क्योंकि यहां पर प्रासंगिक थी, इसलिए मैंने बताया आपको कि निर्विकल्पक ज्ञान पहले होता है और सविकल्पक ज्ञान उसके बाद में होता है। तो अगर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करण हो तो उससे निर्विकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार होता है और सविकल्पक ज्ञान फल होता है। आगे पुनः कहा इन्होंने कि निर्विकल्पक ज्ञान करण होता है, कब होता है? तो उक्त सविकल्पकानंतरम हानोपादानोपेक्षा बुद्धि हो जायन्ति तथा निर्विकल्पक ज्ञानम करणम सविकल्पकम अवान्तर व्यापार हानादि बुद्धि है फलम। सविकल्प के पश्चात जब हान उपादानोपेक्षा बुद्धि हो तो उस दशा में निर्विकल्पक ज्ञान कारण होगा और सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार होगा और हानादि बुद्धि ये अपेक्षा बुद्धि होगा। ये हानादि बुद्धि, हान उपादान अपेक्षा बुद्धि जो है वो फल होगा। इस प्रकार से 3 कारण इन्होंने बताए और 3 अवान्तर व्यापार बताए और 3 फल बता दिए।
इसके बाद अवान्तर व्यापार का लक्षण कर रहे हैं, और लक्षण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसलिए अब इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं करूंगा, केवल पंक्ति पढ़ देता हूं। तज्जन्य तज्जन्य जनकः, उससे उत्पन्न हो और उससे जन्य का जनक भी हो। यथा कुठारजन्य कुठार दारु संयोग, कुठारजन्य छिदा जनकः, कुठार से उत्पन्न कुठार दारु का संयोग ये कुठार से उत्पन्न छिदा का जनक होता है। अत्र कश्चिदाह सविकल्पकादि नाम इंद्रियमेव करणम। अब अन्य कुछ लोगों ने कहा कि सविकल्पक इत्यादि जितने भी उनमें इंद्रिय ही करण है, और यानी तो अवान्तर कालीनी सन्निकर्षादिनी तानी सर्वाणी अवान्तर व्यापार, ऐसा वो लोग कहते हैं। मैंने 5 बताया ना आपको चीज, तो 5 में नंबर 1 को वो कारण मान लेते हैं, और उसके पश्चात एकदम अंत वाले को फल मान लेते हैं, और उसके बीच में जितने भी हैं सब 1 2 जितने भी हैं उन सबको फल मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक मत है, ऐसा भी होता है। और इंद्रियार्थ है उस्तु या सन्निकर्ष साक्षात्कारी प्रमा हेतु सषड्विध एव। और इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वो जो कि साक्षात्कारी प्रमा हेतु, जो कि साक्षात्कारी प्रमा माने यथार्थ अनुभव का कारण है, वो 6 प्रकार का होता है। जो हमको प्रत्यक्ष होता है जो कि वो 6 प्रकार का होता है। तद यथा संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भाव। ये 6 प्रकार के संबंधों का वर्णन किया है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के प्रत्यक्ष के प्रसंग में विभिन्न प्रकार का संबंध काम करता है। संबंधों की भिन्नता है ये। सषड्विध, सषड्विध माने वो 6 प्रकार का होता है। कौन 6 प्रकार का होता है? सन्निकर्ष, सन्निकर्ष माने संबंध। वो संबंध 6 प्रकार का होता है। जब भी हम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं तो अलग अलग वस्तुओं के प्रत्यक्ष करने में अलग अलग संबंध होता है। और यह हो भी सकता है कहीं कहीं पर तो सीधा संबंध होता है, और कहीं कहीं पर सीधा संबंध नहीं होता, दूर से होता है। जैसे कि मैं किसी का चाक्षुष प्रत्यक्ष करूं। अगर मैं सामने कोई पत्ता है अथवा पेड़ है उसका प्रत्यक्ष करता हूं आंखों से, तो जब मैं आंखों से देखता हूं तो ये कहता हूं कि ये पत्ता मैंने देखा, ये पत्ता मैं आंखों से देखता हूं, तो उसको बोलते हैं चाक्षुष प्रत्यक्ष। तो चाक्षुष प्रत्यक्ष की प्रक्रिया इसमें लिखी हुई है, तर्क भाषा में प्रक्रिया लिखी हुई है, और ये मानते हैं ऐसा कि आंखों का उस पत्ते के साथ अथवा उस वृक्ष के साथ संयोग होता है, ऐसा मानते हैं। न्याय शास्त्र के विद्वान मानते हैं कि आंखों से पत्ते का प्रत्यक्ष के समय आंखों का पत्ते के साथ संबंध होता है। और कौन सा संबंध होता है? संयोग संबंध होता है। तो बताइए संयोग कैसे हुए? यहां पर न तो पत्ता मेरे पास आया और न मैं पत्ते के पास गया, तो संयोग कैसे हो गया? बताइए ना। आप में से कोई अगर सम्मति लिखना चाहे तो बताइए कैसे हो गया संबंध? न तो मैं कुर्सी पे बैठा था, मैं पत्ते के पास गया नहीं, और पत्ता भी मेरे पास चल के नहीं आया, फिर भी कहते हैं कि यहां पर संयोग संबंध हो गया। तो न्याय के विद्वान सदा यह बात मानते हैं कि इसमें संयोग संबंध होता है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है कि जैसा कि न्याय शास्त्र वाले मानते हैं, वो कहते हैं कि आंखों से किरणें निकलती हैं, और आंखों से किरणें निकलकर उस पत्ते के पास जाती हैं, और उस पत्ते से टकराकर फिर वापस लौटती हैं। तब हमको प्रत्यक्ष होता है कि पत्ते का प्रत्यक्ष हो गया। तो यहां पर मेरे साथ जो आंखों की किरणें हैं, वो किरणें तो तेज है, और जब वहां तक पहुंची पत्ते के पास तक, तो मेरी जो किरणें तेज स्वरूप थी, वो तेज स्वरूप किरणों के साथ उस पत्ते का संयोग हुआ। इसलिए मेरा भी संयोग हुआ, क्योंकि किरणें तो मैं उससे संबंधित जुड़ा हुआ हूं। तो इस प्रकार से पत्ते का मेरे साथ संयोग हो गया। तो यहां पर यह माना कि चाक्षुष प्रत्यक्ष करते समय मैं अर्थात मनुष्य ही पत्ते के साथ जुड़ता है। किस माध्यम से? किस माध्यम से? किरणों के माध्यम से। किरणें क्या हैं? किरणें तेज हैं। तो तेज के माध्यम से ये वो मैं पत्ते के साथ जुड़ जाता हूं।
तो जब जुड़ जाता हूं तो सन्निकर्ष हो जाता है, और सन्निकर्ष होने के पश्चात वो बोध हो जाता है। इसके बाद जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वह मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार बताने वाला हूं, भौतिक विज्ञान के द्वारा बताने वाला हूं। क्योंकि देखिए, हम इस दुनिया में रहते हैं, भौतिक परिवेश में रहते हैं। आजकल प्रत्यक्ष के संबंध में इतनी अपार प्रगति हुई है, भौतिक विज्ञान ने इतनी अपार प्रगति की है, तो अगर हम मात्र एक कमरे में बैठ के तर्क भाषा पढ़ें और भौतिक विज्ञान इस संबंध में जो कहता है वो ना करें, तो बिल्कुल अधूरी हो जाती है वो बात। और दूसरी बात यह है कि जब हम इस पर रिसर्च करते हैं, शोध के करते समय भी आवश्यक होता है कि हम वो जो आजकल की मान्यता है उसको साथ में लेके चलें। तो चाहे तो तुलनात्मक अध्ययन करना हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक अध्ययन करना हो, दोनों प्रकार के अध्ययन करते समय वो जो आजकल का जो आधुनिक विज्ञान उसको जानना जरूरी है। आंखों की दवाई करने वाला जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर उतनी और वैसी ही बातें कहता है जो हम कहते हैं तर्क भाषा में। यह सोचना बहुत जरूरी है। तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो चाक्षुष प्रत्यक्ष कैसे होता है, उसमें पत्ते में जो हरा रंग है वो कैसे उपलब्ध होता है, तो आधुनिक विज्ञान के लोग कहते हैं, ऐसा गजब कहते हैं कि आपको शायद विश्वास ही नहीं। आधुनिक विज्ञान के लोग कहते हैं कि पत्ते में हरा रंग है ही नहीं। अब बताइए क्या होगा? बहुत मुश्किल हो गया ना। कहते हैं पत्ते में हरा रंग है ही नहीं, किसी भी वस्तु में कोई रंग नहीं, सब रंग से विहीन है। वो जितनी भी वस्तुएं दुनिया की सब काली हैं, केवल काली, मात्र काली। और उसमें अगर रंग की प्रतीति होती है तो सूर्य की किरणों के आने के पश्चात होती है। तो सूर्य की किरणें आने के पश्चात सूर्य की किरणें उन पत्तों में या अन्य वस्तुओं में पड़कर कुछ तो किरणों को अवशेषित कर लेता है और कुछ किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, माने मेरे पास तक भेज देता है वापस। जैसे कि मैंने गेंद फेंकी ना, जैसे मैंने गेंद धरती पर फेंकी और वो धरती से गेंद उछल करके फिर मेरे पास आ जाए। तो धरती में मैंने गेंद फेंका और वो मेरे पास उछल के आ गई, तो मैंने कहा कि वो गेंद जो रिफ्लेक्ट हो गई। इसी प्रकार से जो किरणें मेरे पास आ गई ना, मेरे आंखों के पास, उसको कहा मैंने वो किरण रिफ्लेक्ट हो गई, और जो अवशोषित हो गई वो उसके अंदर रह गई। तो ये पत्ते का एक सामान्य नियम है कि वो हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है, फेंक देता है मेरे पास। तो इसलिए मुझको हरा रंग मालूम पड़ता है, वो हरा है। तो पत्ते में कोई रंग नहीं है, बल्कि पत्ते में जो किरण पड़ी है उसको रिफ्लेक्ट होने के कारण से वो हमको वैसा प्रतीत होता है। अगर ये बात मैं मान लूं तो ये तर्क भाषा में जितना कहा है कि वस्तु में रूप होता है और रूप में इतने सन्निकर्ष होते हैं, सब एक साथ गायब हो गया, एक साथ सब गायब हो गया। तो यानी सोचने की, चिंतन करने की स्थिति है। किस किस प्रकार से हमको चिंतन करना चाहिए। हमारा ये मतलब नहीं है कि जब हम आधुनिक विज्ञान के जो लोग हैं वही कहते हैं कि पत्ते में कोई रूप नहीं है और वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ गया, तो वो हरा पत्ता प्रयोग नहीं करते। आधुनिक विज्ञान के लोग कहते हैं कि हरा पत्ता तो हम भी प्रयोग करते हैं, हम भी हरा पत्ता ही कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि पत्ते में रिफ्लेक्ट हुई किरणें। बोलने में ऐसा होता है, परंतु जब हम विज्ञान में व्याख्या करने लगते हैं तो फिर ऐसा करते हैं कि सभी चीज अपने में कोई रंग नहीं होता है। तो ये स्थिति है। और दूसरी स्थिति यह है कि लोग, आपने तर्क भाषा में कहा कि आंखों से किरणें निकलती हैं। ये वाला सिद्धांत भी अमान्य हो गया बिल्कुल से। आंखों से किरणें निकलने वाला सिद्धांत अमान्य हो गया, कोई डॉक्टर नहीं मानता। किसी भी डॉक्टर से या किसी भी आंखों के जानने वाले से आप पूछ के देखिए कि आंखों से किरणें निकलती हैं क्या, नहीं मानेगा वो। तो इसलिए इसको पढ़ते समय इस बात को भी सोचे रखना चाहिए, क्योंकि हम आज की दुनिया में रहते हैं। आज की दुनिया में हम तर्क भाषा पढ़ाते हैं तो केवल यह कह के हम नहीं चल सकते कि उसमें रूप होता है और आंखों से किरणें निकलती हैं, इतने मात्र से नहीं चला सकते काम। उसको भी प्राचीन ग्रंथ का भी अध्ययन कराना पड़ेगा और यह बताना भी पड़ेगा कि आजकल के लोग क्या मानते हैं। हम तो मानते हैं कि इतने केवल बताना कि समवाय संबंध होता है, आंखों से किरणें निकलती हैं, इतना बताना आजकल के युग में अधूरा है। पूरी बात बतानी चाहिए। पूरी बात यह है कि आंखों से किरणें निकलती ही नहीं, क्योंकि आंखों से किरणें कब निकलेंगी?
आंखों से किरणें तब निकलती हैं जबकि कम से कम कुछ 100 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्मी होती है, तब वहां से किरणें चलती हैं। और उससे कम में होता है तो उससे किरणें नहीं चलती। प्रकाश की जो किरणें हैं वो उसके बाद चलती हैं। यानी जो पानी गर्म होता है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी की गर्मी में भी किरणें नहीं चलती। उससे अधिक 300-400 डिग्री होने पर उसमें से किरणें निकलना शुरू होती हैं। हमारे शरीर में कोई ऐसी अंग अथवा अवयव है क्या जो कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड का हो उसमें से किरणें निकलने? संभव नहीं है। इसलिए ऐसा आजकल नहीं माना जाता। प्राचीन ग्रंथों में लिखा कि जिस प्रकार से बिल्ली की आंखों से किरणें निकलती हैं वैसे मेरी आंखों से किरणें निकलती हैं, ऐसा लिखा है। न्याय सूत्र में लिखा हुआ है, न्याय सूत्र में लिखा हुआ है आंखों से किरणें निकलती हैं बिल्ली की आंखों के समान, जिस प्रकार बिल्ली की आंखों से किरणें निकलती हैं। तो उसके संबंध में वैज्ञानिक लोग कहते हैं हाँ बिल्ली की आंखें से वास्तव में किरणें निकलती हैं। मतलब जब अंधेरा होता है ना, अंधेरे में कोई बिल्ली आ जाए तो उसकी आंखों से जो किरणें निकलती हैं वो एकदम ऐसा लगता है जैसे कि पीले रंग की कोई टार्च आ गई, पीले रंग की कोई टार्च आ गई हो, इतना प्रतीत होता है। तो प्राचीन लोगों ने व्याख्या की कि वहां पर आंखों से किरणें निकलती हैं, मगर आधुनिक व्याख्या यह है कि वहां पर भी आंखों से किरणें नहीं निकलती, बल्कि बिल्ली में आंखों का जो लेंस है उसमें अपवर्तन की क्षमता ज्यादा है, उस लेंस में अपवर्तन की क्षमता ज्यादा है। कहने का मतलब यह कि जो छोटे से छोटा प्रकाश है उसका भी वे अपवर्तन कर लेती है। सामान्यतः हम जो बगीचे में अथवा सड़क पर चलते हैं, चारों तरफ से स्ट्रीट लाइट बुझी हुई हो अथवा चारों तरफ से कोई प्रकाश नहीं आ रहा हो तो हम कहते हैं अंधेरा है, परंतु वास्तव में वहां पर भी कुछ ना कुछ उजाला रहता है। दूर दूर से बहुत कहीं दूर में कहीं हॉलोजन जल रहा है, उसका भी प्रकाश आता रहता है। तो इस प्रकार से थोड़ा अति स्वल्प प्रकाश तो होता ही है, और उस अति स्वल्प प्रकाश का भी अपवर्तन करती है बिल्ली की आंखें। इसलिए कहा जाता है कि बिल्ली की आंखें जो होती हैं वो अपवर्तन ज्यादा करती हैं, इसलिए वो इतनी चमकदार दिखाई पड़ती हैं। अगर उस बिल्ली को घने काजल के समान घने अंधेरे में रख दिया जाए, ऐसे अमावस्या के अंधकार में कमरे के अंदर बंद करके रख दिया जाए, घना अंधकार हो, चारों तरफ से बंद हो, खिड़कियां बंद हो कोई पर भी, तो बिल्ली की आंखें भी वैसे ही काली होती हैं जैसे कि और कुछ चीज काली होती है। तो इस प्रकार से आजकल के लोग ऐसा मानते हैं। फिर भी जो यहां पर लिखा है उसको हम बड़ी श्रद्धाभाव से पढ़ेंगे, परंतु हम इसके साथ साथ ये चीज भी बताना चाहेंगे कि ऐसा आज के लोग मानते हैं। तो इसमें ऐसा लिखा कि इंद्रियार्थ वस्तु संकर्ष साक्षात्कारी प्रवाह हेतु स षड्विध एव, ये 6 प्रकार का होता है। संयोग, संयुक्त, समाधान इत्यादि बताए गए। तो जो संयोग संबंधित सबसे आसान है। संयोग का मतलब है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ अनित्य रूप से जुड़ जाना। अनित्य रूप से का मतलब है कि हम उस संबंध को जोड़ भी सकें और हटा भी सकें। जो हम अपने हाथ को अपने हाथ पर रखते हैं तो हमारा जो हाथ है वो उस दूसरे वाले हाथ से जुड़ भी जाता है, और अगर हम चाहें तो हटा लें तो वो हट भी जाता है। तो संयोग संबंध अनित्य होता है। तो अनित्य जो संयोग संबंध है वो भी कहीं कहीं काम आता है, और वो वही काम आता है जो कि अभी अभी हमने वर्णन किया। यदा चक्षुषा घट विषयम ज्ञानम जन्यते तदा चक्षुरिंद्रियम घटो अर्थः। जब चक्षु से घट विषय ज्ञान होता है तो चक्षु इंद्रिय होती है और घट अर्थ होता है। अनयो सन्निकर्ष संयोग एव, इनका जो सन्निकर्ष है वह संयोग होता है। अयुत सिद्ध अभावात, अयुत सिद्ध न होने के कारण से। तो ये बाह्य प्रत्यक्ष का दिया इन्होंने। और एवं मनसा अंतरिंद्रियेण यदा आत्म विषयकम ज्ञानम जन्यते अहमिति तदा मन इंद्रियम आत्मार्थ अनयो सन्निकर्ष संयोग एव। एक तो बाह्य पदार्थ का सन्निकर्ष होता है, और एक अंतः के जो गुण है ना आत्मा इत्यादि का गुणों का भी प्रत्यक्ष होता है।
तो जब हम बाहरी विषय का प्रत्यक्ष करते हैं तो हमको अनुभव होता है रूपम अहम जानामि, ये बाहरी प्रत्यक्ष है। और जब हम अंतः का प्रत्यक्ष करते हैं तो अनुभव होता है कि घट ज्ञानम अहम जानामि या सुखम अहम जानामि, दुखम अहम अनुभवामि, इस प्रकार से प्रत्यक्ष होता है। तो सुखम अहम अनुभवामि ये जो प्रत्यक्ष है वो अंतरिंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष है। उसमें आत्मा मनसा संयुज्यते, आत्मा का मन के साथ संयोग होता है। अब मन इंद्रियण अन्य इंद्रिय से इंद्रियम अर्थन ये नहीं, बस केवल आत्मा मनसा संयुज्यते, केवल मात्र आत्मा का मन के साथ संयोग हो जाए तो उस दशा में वह ऐसा हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि जब अंतरिंद्रिय से ज्ञान सुखादि का प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक्ष के समय में भी वो संयोग सन्निकर्ष होता है। तो इस प्रकार से संयोग सन्निकर्ष होता है। तथा मन इंद्रियम आत्मा अर्थ अनयो सन्निकर्ष संयोग है, इनका सन्निकर्ष संयोग होता है। तो ठीक है, अब इसके आगे वाली बातें हम अन्य दिनों में कहेंगे। एक प्रश्न लिखा है दीपक भारद्वाज जी ने, ऐसा मानना उचित होगा वर्ण का उत्पादन किरणें करती हैं, तो किरणें वर्ण का उत्पादन नहीं करती, किरणों में वर्ण होता ही है। 7 प्रकार की किरणें मानी जाती हैं और 7 रंगों वाली किरणें मानी जाती हैं। न्यूटन ने जब प्रिज्म का आविष्कार किया था तो प्रिज्म का आविष्कार से उन्होंने 7 प्रकार की किरणों को अलग अलग करके दिखा दिया था। सूर्य की किरणें थी, उसमें प्रिज्म के द्वारा माध्यम से प्रविष्ट कराया तो वो 7 किरणें बिखर गई अलग अलग से। ये जो प्रिज्म है ना वो प्राकृतिक इंद्रधनुष ही है। इंद्रधनुष में भी तो ऐसा ही होता है। इंद्रधनुष में भी 7 प्रकार की किरणें अलग अलग छितरा जाती। तो वो प्रिज्म जो है वो न्यूटन का बनाया हुआ, मनुष्य का बनाया हुआ है, और प्रिज्म जो है नहीं, इंद्रधनुष जो है वो ईश्वर का बनाया हुआ है। इन दोनों प्रकार की चीजों में यही होता है कि वो किरणें अलग अलग हो जाती। इससे हमको पता चलता है कि इनमें 7 प्रकार की किरणें हैं और ये 7 प्रकार की किरणें सूर्य की किरणों में, 7 प्रकार के रंग सूर्य की किरणों में होते हैं। ये बात वेदों से मालूम है। वेदों में कहा है सप्त रश्मि चंद्रमा गंधर्व, ऐसा कहा हुआ है। तो सप्त रश्मि का मतलब होता है जिसमें कि 7 प्रकार के रंग हैं, 7 प्रकार की किरणें हैं। और 7 प्रकार की किरणों की जो बात वेद में कही है ठीक वही बात आधुनिक विज्ञान की ये मानते हैं कि 7 प्रकार की किरणों की रंगों वाली किरणें होती हैं। तो किरणें वर्ण का उत्पादन नहीं करती। उत्पादन का मतलब ये होता है कि पहले न रहे और बाद में आ जाए, अपितु उन किरणों में 7 प्रकार के रंग होते ही हैं। कभी तो वो छितरा करके स्पष्ट प्रकट हो जाते हैं और कभी जब इकट्ठा रहते हैं तो श्वेत प्रकाश उपलब्ध होता है। जब 7 प्रकार के रंग इकट्ठा रहते हैं तो श्वेत प्रकाश उपलब्ध होता है, और 7 प्रकार के रंग जब छितरा करके अलग अलग उपलब्ध होते हैं तो अलग अलग रंग उपलब्ध होते हैं। तो भारद्वाज जी आपने जो लिखा है ऐसा मानना उचित होगा कि वर्ण का उत्पादन किरणें करती हैं। वास्तव में वर्ण किरणों में 7 प्रकार के वर्ण वर्तमान रहते हैं और इस प्रकार से पदार्थ में होने पर हमको कोई रंग उपलब्ध होता है और कभी नहीं निकलता है। तो हाँ, उदयनाचार्य जी ने बहुत अच्छी बात पूछी है। धन्यवाद, आप यहाँ पर हैं, स्वागत लीजिए। आप मेरे कार्यक्रम का मेरे उत्साह बढ़ा रहे हैं। मैं पुनः आपको बहुत धन्यवाद करूँगा। तो आचार्य जी ने ये पूछा है कि बल्ब से भी किरणें निकलती हैं। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से निकलती हैं। बल्ब से किरणें निकलती हैं। बल्ब में जो पुराना बल्ब था जिसमें कि तार लगा होता था, तो जो तार था ना वो टंगस्टन का तार था। एडिसन ने कहा था कि टंगस्टन का जो तार है वो ही सबसे ज़्यादा किरणों के निकलने में सहायता करता है। तो टंगस्टन का तार उस बल्ब में होता है और आपने कभी देखा होगा वो जो टंगस्टन का तार है वो अत्यंत पतला होता है। तो उस पतले में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इतनी ज़ोर से प्रहार करते हैं कि वो जो प्रहार है उससे किरणें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बात तो सही है, बल्ब में जो किरणें निकलती हैं उसमें दहन नहीं होता, ज्वलन नहीं होता, प्रकाशन तो होता है।
पुराने जमाने के जितने भी लोग हैं, वो जितनी भी चीजें थी, वो सब समय सोचते थे कि जहां जहां ज्वलन है वहां वहां प्रकाशन है। ऐसा पुरानी परंपरा थी। अब दीपक को देखिए ना, आग को देखिए ना, आग में दहन है तो प्रकाशन भी है, दीपक में दहन है तो प्रकाशन भी है। तो जहां जहां दहन होता है वहां वहां प्रकाशन होता है, जहां जहां प्रकाशन होता है वहां वहां दहन होता है, इत्यादि बातें पुराने जमाने से लेकर अब तक चली आई। और इस बात को ये एडिसन के बल्ब ने खंडित कर दिया। एडिसन के बल्ब ने बताया कि दहन तो है ही नहीं, प्रकाशन तो है। दहन नहीं है, प्रकाशन तो है। क्योंकि अगर दहन होता तो इतना पतला तार वो बच सकता था, तुरंत भस्म हो जाएगा, तुरंत भस्म हो जाएगा। आपने कभी देखा है करके, ये जो बल्ब होता है ना, उस बल्ब को थोड़ा सा छेद कर दें अगर किसी प्रकार से, तो बल्ब नहीं जलेगा, वो तुरंत जो तार जो भस्म के खत्म हो जाएगा, कट से खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो बल्ब में जो बिजली का तार होता है उसमें दहन नहीं होता, प्रकाशन तो होता है। दहन की जो परिभाषा आधुनिक वैज्ञानिकों ने कही है ना, उसके अनुसार मैं कह रहा हूं। दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ मिल करके किसी वस्तु का रूपांतरित होना, भस्म के रूप में रूपांतरित होना, यह दहन का अर्थ आधुनिक विज्ञान को लोग मानते हैं। तो बल्ब में ऑक्सीजन तो होती ही नहीं, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के किसी वस्तु का भस्म के रूप में रूपांतरित होना यह संभव ही नहीं है। इस प्रकार से बल्ब से किरणें निकलती हैं, प्रकाशन होता है, परंतु दहन नहीं होता। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप इस विषय में अपनी सम्मतियाँ, अपने प्रश्न प्रदान करते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जहाँ पर पढ़ाता हूँ या जब भी करता हूँ तो उसमें मुझे अच्छा लगता है कि आप विद्वान रहें और आप अपनी सम्मति बताते रहें और मैं अपनी सम्मति देता रहूँ, प्रश्नों को देता रहूँ, तो उससे ज्ञानवर्धन में सहायता मिलती है। आपने मेरी बातों पर अपना सहयोग प्रदान किया और बड़े ही ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। धन्यवाद।